आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं, आज 28 अगस्त के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखो, प्रीलिम स्पेसिफिक के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा मैं, जिसमें एक मंथ का पूरा कवर हो जाएगा। वो पॉसिबली 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी वो सीरीज़, जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स। और मंथली कंपाइलेशन हम लोग इसकी नहीं करते हैं, क्योंकि डेली न्यूज़ जो होती है ना, वही एग्जैक्टली सेम टू सेम मंथली कंपाइलेशन में आती है। पहले मैंने कुछ 1-2 मंथ्स की थी, लेकिन मुझे वो इतना बेनिफिशियल लगा नहीं किसी दूसरे के लिए भी। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि कोई नेसेसरी भी नहीं होता है, जो डेली न्यूज़ होती है उन्हीं वीडियोज़ को भी हम दोबारा देख सकते हैं, वही सेम प्लेलिस्ट होती है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 29 अगस्त को सैटरडे है और 30 अगस्त को संडे है। तो संडे की न्यूज़ नहीं आती है, तो संडे की कोई न्यूज़ अपलोड नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना डेली क्वेश्चन करने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि संडे वाली न्यूज़ कहाँ है, संडे वाली न्यूज़ कहाँ है। तो पॉसिबली या तो आप लोग अभी बिल्कुल नए कनेक्ट हुए हो करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है, या फिर आप थोड़े अवेयर नहीं हो। संडे को न्यूज़ अपलोड होती ही नहीं है, तो संडे की न्यूज़ आती नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 27 अगस्त को हमारे पास 7 टॉपिक्स आए थे, तो देख लेते हैं। कुछ टॉपिक्स छोटे थे, कुछ टॉपिक थोड़ा लेंदी थे, नई चीज़ें ज़्यादा थी, कुछ रिपीटेशन में नहीं था। तो पहला जो टॉपिक था हमारा वो हरिकेन्स का था। साउथ वेस्टर्न लुजियाना जो कि यूएस है, वहाँ पर रिसेंटली वहाँ का एक मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म है, उसने वहाँ स्टेट को हिट किया है। इसका नाम है हरिकेन लोरा। यहाँ पर अभी जो अपडेट आया था उसमें 6-7 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और हरिकेन्स क्या होते हैं? लार्ज स्वेलिंग स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान होते हैं बेसिकली, जिनकी विंड स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर या फिर 74 माइल्स पर आवर तक होती है। साइक्लोन के हरिकेन मतलब मैं आपको नाम बता रहा था कि बहुत सारे रीजन्स के अंदर इनके नाम चेंज होते हैं, स्टॉर्म्स के, चीज़ें वही होती हैं। अगर हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक की, तो वहाँ टाइफून होते हैं। इंडियन ओशन की साइक्लोन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास की बात करें तो विली विलीज होते हैं। अटलांटिक ओशन में हरिकेन हो जाते हैं। और हमारा जो ईस्टर्न पैसिफिक जो होता है रीजन, यहाँ पर भी हरिकेन होते हैं। इनकी फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को मेजरली ओशन का जो सरफेस होता है वहाँ पर वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं हरिकेन के, आई वॉल, रेन बैंड्स वगैरह। वार्म ओशन के साथ साथ विंड की मूवमेंट का ध्यान रखना होता है। कॉरियोलिस फोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, किस तरीके का प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की थी हम लोगों ने अपडेट में, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि के वेणुगोपाल जो है उन्होंने सेंटर को बोला था कि जो जीएसटी का कंपनसेशन है वो स्टेट्स को दे देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा था, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल आते हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए इनके पास सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्राइम प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे इनका टेन्योर होता है। और एलिजिबिलिटी में ये पहली बात तो आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 में आते हैं। और एक जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो एलिजिबल होता है एक अटॉर्नी जनरल के लिए। पावर्स एंड फंक्शंस में जनरली इनका एक मेजर पार्ट जो आपको समझना होगा कि ये गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं मतलब किसी भी कोर्ट में एज एन ऑडियंस ही बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी ये ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली अपने कुछ रीजनल बेंचेस की हियरिंग जो थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से की थी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो पैंडेमिक चल रहा है हमारा, उसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक टाइप का कोर्ट ही होता है, ठीक है, जो कुछ जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है, कुछ जजमेंट के स्टेटमेंट देता है। 2009 में हम लोगों ने ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए थे आर्म्ड फोर्सेस वाले, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर, जो कि एक्ट हमारा 2007 का था। रिकमेंडेशन आई थी 169th लॉ कमीशन की। पावर एंड फंक्शन के अंदर क्या होता है कि डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना, यानी कि जो भी कुछ मामले वगैरह होते हैं उन सब के अंदर कुछ सुनवाई करना, उनके अंदर अपना स्टेटमेंट देना, उनका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। इनका कॉम्पोजिशन होता है कि जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इसके अंदर। और चेयरपर्सन जो होते हैं कि वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। और इनकी जो अपील्स होती हैं वो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो। ब्रिटेन, यूके ने एक स्कीम निकाली है, ईट आउट हेल्प आउट स्कीम। इन्होंने कुछ 500 मिलियन के आसपास ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को इसमें इन्वेस्ट किया है। वही चाहते हैं कि लोग जो है अपने घरों से बाहर आकर रेस्टोरेंट्स वगैरह में ज़्यादा खाना कंज्यूम करें। उसके लिए वो उनको 50% डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मोटिव ये है कि लोगों को रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा एक्सेस मिलेगा, तो ये जो फूड वाला सप्लाई सिस्टम होता है कंट्री का, वो दोबारा से मूवमेंट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है पेंडेमिक के दौरान।
कुछ क्रिटिसिज्म था, उन्होंने कहा कि अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़रूरी है, इतनी जल्दी इस तरह की स्कीम को लॉन्च करना फ़ायदे की बात नहीं है। अनदर थिंग उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, तो उनको 50% डिस्काउंट देने वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कंटिजेंसी फंड था सेंट्रल बैंक का, उसमें कुछ एडिशन हुआ है 73,000 करोड़ के आसपास का। तो फिलहाल जो हमारा कंटिजेंसी फंड है सेंट्रल बैंक का, गवर्नमेंट का कंटिजेंसी फंड नहीं, गवर्नमेंट का जो कंटिजेंसी फंड होता है वो तो 500 करोड़ का फिक्स होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट फंड भी बोल सकते हो आप उसको, इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हो। सेंट्रल बैंक का भी एक अपना कंटिजेंसी फंड होता है, तो उसमें टोटल जो अमाउंट हो गया है अभी वो 2,64,000 करोड़ हो गया है। सेक्शन 47 होता है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके अंडर हम लोग बताते हैं कि जो कंटिजेंसी फंड के अंदर से जो गवर्नमेंट को, आरबीआई जो गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, आरबीआई के पास कुछ जो रिजर्व्स होते हैं ना, उसके अंदर टोटल एसेट जो होता है उसके बाद कुछ रिजर्व्स होता है। करंटली हमारे पास 13.88 लाख करोड़ का रिजर्व है, उसमें से कंटिजेंसी फंड होता है, सीजीआरए होता है, आईआरएएफएस होता है और आईआरएआरएस भी होता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पहली बार एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जहाँ पर हम लोगों ने स्टेट्स को इस बात पे एसेस किया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट को लेकर, निर्यात को लेकर प्रिपेयर्ड कितने होंगे। बहुत सारे स्टेट्स की रैंकिंग दी है, 4 पैरामीटर्स थे इनके, उसके ऊपर टॉप 3 के जो हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और बाकी आप लोग रीड कर सकते हैं इसके। कुछ सजेशन भी दिए उन्होंने इंडिया को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जो है एशिया का, इसके एक जॉइंट प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोगों का मोटिव ये है ट्रांसपोर्ट को लेकर जो एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको रिड्यूस करने के लिए 4 साल का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा। बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। बेसिकली अभी जो अप्रोच है वो इंडिया, वियतनाम, चाइना की है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एसोसिएशन है 7 अलग ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, नीति आयोग इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम लोग इन सब को अचीव कर जाएँ 2025 तक। इस तरह के इनिशिएटिव्स की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कंसिस्ट करता है और यूएस में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट रोड नेटवर्क है। अगर हम हाईवे के नेटवर्क की बात करें तो चाइना के पास बिगेस्ट हाईवेज़ का नेटवर्क है। तो यहाँ से बहुत सारा ग्रीन हाउस का एमिशंस होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे कुछ स्टेप्स लें, इनिशिएटिव्स लें, ताकि इस लार्ज अमाउंट में जो ये एमिशन हो रहा है इसको रोका जा सके। 28 अगस्त का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। सेकेंड इज स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग SC/ST सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से सुनना। और इन्फेक्टिंग मॉस्किटोज विद बैक्टीरियम वोल्बैचिया कट्स डेंगी स्प्रेड। फोर्थ इज़ GST शॉर्टफॉल एंड फिफ्थ इज़ BT ब्रिंजल। सारे थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। फोर्थ और सेकेंड थोड़े से होंगे आपको जहाँ हल्का बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक हमारा GS पेपर 2 के अंदर है विच इज़ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। GS 2 के अंदर आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 78 नए रूट्स अप्रूव किए हैं जो 4th राउंड है हमारा, यानी कि उड़ान 4.0 जो है ना उसके अंदर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो हमारी नेशनल सिविल एविएशन की जो कनेक्ट पॉलिसी थी ना वो लॉन्च की थी, ठीक है, 2014 के अंदर। और उसके कई लेवल्स बन चुके हैं। अब इसका 4th लेवल जो है उसमें इन्होंने नए रूट्स ऐड किए हैं, 78 नए रूट्स ऐड किए हैं 4th में। इससे पहले ऑलरेडी 766 रूट्स जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं स्कीम के अंदर। स्कीम में हम लोग करते क्या हैं, उड़े देश का आम नागरिक में हम लोग एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाते हैं और थोड़ा सा वाइड स्प्रेड तक बनाते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि एयर ट्रेवल को हम लोग अफोर्डेबल बना सके लोगों के लिए। अभी जो स्कीम है इसको जॉइंटली फंड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 10 ईयर्स का टारगेट है इस स्कीम का, और अगर ज़रूरत पड़ेगी 10 ईयर्स के बाद में तो इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। समझने वाली चीज़ है यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग। बेसिकली जब आप किसी के लिए अफोर्डेबल ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप करना क्या चाह रहे हो कि जो आपका ट्रैवल का प्राइस होता है ना वो आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एनरोलमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का एनरोलमेंट है, लेकिन जितना जो रिक्वायर पैसा होता है उसके लिए किसी ट्रैवल को की जो कॉस्ट होती है वो तो उतनी लगेगी ना। बेशक आपको स्कीम लेके आओ वो पैसा तो उतना ही लगेगा। मान लेते हैं कि आपकी एक स्कीम थी, आपका एक डिस्टेंस है जिसको फ़्लाइट से ट्रैवल करने में आपको 3000 रुपीज़ लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या करेगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी। गवर्नमेंट बोले कि इसको अफोर्डेबल बनाते हैं। अफोर्डेबल के केस में आप क्या करते हो
कि क्या ये इसको कम करना, मान लो इसको एग्जांपल देते हैं 2000 रुपये का बनाना, क्या ये वायबल है या नहीं है। इकोनॉमिकली पॉसिबल तो ज़रूर है, लेकिन वायबल है या नहीं है। अभी वायबल होने के लिए जो बीच में 1000 रुपये का जो एक गैप आ जाता है ना, ये गैप होता है, इस गैप की फंडिंग की जाती है। अब ये जो गैप होता है, ये ग्रांट के तौर पे दिया जाता है, लोन के तौर पे नहीं दिया जाता। लोन के तौर पे तो आप वापस ले लोगे ना इसको, तो आप ग्रांट देते हो। किसको दोगे आप ये आप एयरलाइंस वगैरह को, बेसिकली एयरपोर्ट हो, जैसे भी जो भी स्कीम होती है कनेक्टिविटी के अंदर, वहाँ देते हो। तो आप कुछ पैसा देते हो ताकि एक, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होता है कि ट्रैवल बढ़ेगा, लोग ज़्यादा एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे, तो लोगों की हैबिट बन जाएगी ट्रैवल करने से। उससे क्या होगा कि एयर ट्रैवल के अंदर ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगी तो सेल बढ़ती है टिकट्स की। तो फ्यूचर के अंदर जब गवर्नमेंट स्कीम को बेशक बंद भी कर देगी, तो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ पीपल हु विल बी एक्सेसिंग द एयर ट्रैवल। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि एयर ट्रैवल जो है ये सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल होता है। ठीक है। उड़ान 4.0 हम लोगों ने लॉन्च की थी दिसंबर 2019 में। स्पेशल फोकस था यहाँ पर 4.0 में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। अब ये आपसे इंटरव्यू में कन्फ्यूजिंग करने के लिए पूछ लिया जा सकता है, इवन प्रीलिम्स के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ान 4.0 में कौन सा टारगेट एरिया था। हिली स्टेट्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। एयरपोर्ट्स जो कि ऑलरेडी डेवलप किए गए थे AAI के द्वारा, उनको हायर प्रायोरिटी दी गई है, उनको अवार्ड किया जाएगा VGF, वायबल गैप फंडिंग दी जाएगी स्कीम के अंडर। उड़ान 4.4 के अंदर हम लोग हेलीकॉप्टर और सी प्लेन्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट जो है ना कि कौन से रीजन में कर रहे हैं और फिर किस किस का ऑपरेशन ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन्स का, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स के ऑप्शंस में आएगा और आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग, ओवरव्यू ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अंडर दिस स्कीम वायबिलिटी गैप फंडिंग, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है ना, ये प्रेजेंट की गई थी 2014 के अंदर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको क्लियर कर दिया था। तो वर्ल्ड इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई है। ठीक है, सिविल एविएशन सेक्टर की इंपॉर्टेंस तो हमको नहीं जाननी है। इस पॉलिसी के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, ये वो था 520 रूल को स्क्रैप कर देना। 520 रूल पहले क्या था, उसमें ये था कि कोई भी जो जो फ़्लाइट का जो फ्लीट होती है ना, जो एयरलाइंस होती हैंगी, उनको एटलीस्ट 5 साल तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अपनी फ़्लाइट्स को ऑपरेशन में रखना होगा और उनके पास 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। हम लोगों ने अब इसको चेंज कर दिया था क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज थे ना, जैसे टाटा वगैरह हो गई, इन सब की अच्छी अच्छी डिमांड थी। इसको हम लोगों ने अब 0-20 कर दिया है। नए रूल में क्या होता है कि आपका पास अगर सिर्फ 20 एयरक्राफ्ट हो या फिर आपकी फ़्लीट के 20% एयरक्राफ्ट 20% भी साइज़ होगा ना उसका, तो भी आप डोमेस्टिक रूल से डायरेक्ट आप इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट थी स्पाइस जेट की, जेट एयरवेज़ वगैरह की, नहीं सॉरी, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज़ कुछ थे कि वो इस एग्जिस्टिंग स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी और कंपनियाँ भी थी, जैसे टाटा वगैरह थी, ये लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि इस तरह का जो ये पॉसिबिलिटी है ना, इसको बंद कर दिया जाए। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का विजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर फ्लाइंग बहुत ही अफोर्डेबल हो ज़्यादातर लोगों के लिए। हम लोगों का टारगेट है कि 2022 तक हम लोग 30 करोड़ की डोमेस्टिक टिकटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और उसी चीज़ को हम लोग 2027 तक 50 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ को हम लोग इंटरनेशनल टिकटिंग में अगर देखें तो 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग 20 करोड़ की इंटरनेशनल टिकटिंग करना चाहते हैं। और हम कार्गो की बात करें, कार्गो का मतलब होता है जो हैवी अमाउंट के अंदर जो हम लोग गुड्स वगैरह को मूव करते हैं, उसको हम लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं 10 मिलियन टन्स 2027 तक। मिशन सेफ़, सिक्योर और अफोर्डेबल सस्टेनेबल एयर ट्रैवल प्रोवाइड करना पैसेंजर्स को, और एयर ट्रांसपोर्टेशन होना कार्गो का, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिया के वेरियस पार्ट्स और वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स के अंदर उनको एक्सेस मिले। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। टॉपिक आता है हमारा वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जो वल्नरेबल सेक्शंस की होती हैं, जहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती हैं। इनकी परफॉर्मेंस क्या है, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखो हमारे पास सिर्फ OBC होता है जहाँ पर हमारे पास क्रीमी लेयर आता है। ठीक है, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को ये लगा कि देखो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं OBC के अंदर जो सोशली और इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हैं, तो उन लोगों को ये रिजर्वेशन का बेनिफिट देखना अभी रिक्वायर्ड नहीं है। बट देयर आर स्टिल सेक्शंस जो अपने आप को इकोनॉमिकली और सोशली अपलिफ्ट नहीं कर पाए हैं, उनको रिजर्वेशन देना, तो इसलिए क्रीमी लेयर बना दी गया। तो क्रीमी लेयर को वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमारे SC और STs के अंदर नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ऐसा क्रीमी लेयर बनाने का बेनिफिट क्या होता है? क्रीमी लेयर बनाने से बेनिफिट ये होता है कि जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, उसके लिए गवर्नमेंट फिर प्रेफरेंशियल और ज़्यादा मेजर्स ले पाती है कि उनको और ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए अच्छी स्कीम्स निकाल पाती है, इसलिए लेयर्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बाकी जो स्टेट्स हैं ना, उनके पास पावर है कि वो अपने स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी सब ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? ताकि इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है ना, वीक जो लोग हैं उसमें भी जो वीकेस्ट हैं उनको प्रेफरेंशियल, उनको ज़्यादा अच्छे मेजर्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि उनका जो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको अपलिफ्ट किया जाए। हालांकि इससे पहले 2014 के अंदर भी कुछ स्कीम, जो एक बेंच बैठा था, ठीक है, उन्होंने 2014 की जजमेंट आई थी जिसमें ईवी चनैया केस था। उस केस में सुप्रीम ने उस केस में क्या कहा था कि कोर्ट ने कि स्टेट्स को यूनिलेटरली अलाउ कर देना कि वो अपनी मर्जी से ही सब ग्रुप्स बना दें अपने एससी और एसटीज़ के लिए, ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट को टिंकरिंग करना होगा। प्रेसिडेंशियल लिस्ट मतलब वो होती है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स वगैरह के अंदर, वो गवर्नर के साथ डिस्कस करके उस लिस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं कि स्केड्यूल्ड कास्ट में कौन जाएगा, ट्राइब में कौन जाएगा। टिंकरिंग करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है। तो 2004 का जो जजमेंट था, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का ही एक कोऑर्डिनेट बेंच था 5 जजेस का, उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टेट्स अपनी मर्जी से ये सब ग्रुपिंग करते हैं तो वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ टिंकरिंग करना होगा। करंटली जो जजमेंट आया है उसके अंदर एक वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 5 जजेस का, उन्होंने कहा है कि भैया ये जो आप कर सकते हो और स्टेट्स को अलाउ कर दिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट 2004 का और 20 का दोनों ही अपने आप में आपस में बहुत कॉन्ट्रेरी हैं, इसलिए इस पूरे के पूरे इशू को एक 7 जज के बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, रेफ़र कर दिया गया है। ठीक है, अब हम एक बार ऊपर देखें चल क्या रहा है। एक 5 जज का बेंच है। देखो ध्यान रखना, जब भी आपके सामने वर्ड आए ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, तो समझ जाना कि 5 जजेस का एक बेंच है जो उस पर्टिकुलर मैटर को हैंडल कर रहा है। और वो पर्टिकुलर मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही सब्सटेंशियल मैटर है। ठीक है, ओके, तो इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि ये किया जा सकता है। ये जजमेंट कहाँ से रहा है? पंजाब के अंदर रिसेंटली कुछ लीगल प्रोविज़न दिया गया है जहाँ पर 50% जो रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह हैं उनको रिजर्वेशन अलॉट किया जाएगा, स्पेशली वाल्मीकि और मजहबी सिख्स वगैरह को। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरत क्या है कि हम लोग सब क्लासिफिकेशन करें, और ऐसी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि रिजर्वेशन जो है ना, ये रिजर्व्ड कास्ट जो होती है, जिस भी पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्व करता है ना, उसके अंदर ही इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर देता है। तो कास्ट का एक स्ट्रगल चल रहा होता है उसी रिजर्व्ड क्लास के अंदर, ठीक है, जिसका फ़ायदा जो है उसमें सिर्फ अब कुछ लोग होते हैं उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसका एडवांटेज उठा ही नहीं पाते। तो ये बहुत क्लियर है कि कास्ट, ऑक्यूपेशन और पॉवर्टी ये सब आपस में उलझे हुए हैं। स्टेट्स को हम लोग डिप्राइव नहीं कर सकते, उनकी पावर नहीं छीन सकते कि वो उनमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस करे ताकि वो एमेलियोरेटिव मेजर्स ले सके। अब ये एमेलियोरेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी बेनिफिशियल, उनके लिए बेनिफिशियल मेजर्स ले सके। इसकी पावर हम लोग स्टेट से नहीं छीन सकते। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भारत का संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 341 के क्लोज 1 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो कंसल्टेशन करता है गवर्नर के साथ, और किसी भी कास्ट, रेस, ट्राइब या फिर किसी ग्रुप, पार्ट ऑफ ग्रुप को जो कि कास्ट के अंदर या रेस के अंदर होता है, उनको डिफाइन कर सकता है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या नहीं है। अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट को इन द ऑर्डर, जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर 1956 यहाँ पे किया हुआ है। हालांकि आर्टिकल 341 के ही क्लोज 2 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, ये कोई कानून पास करके ये किसी भी ये जो अबव मेंशन ग्रुप्स होते हैं ना, इनको इंक्लूड भी कर सकता है और एक्सक्लूड भी कर सकता है शेड्यूल्ड लिस्ट से। तो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है और पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है। तो वो कह रहा है कि जो लेटेस्ट जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई स्टेट्स जो है सब ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्या ये सेंटर लिस्ट को टिंकर कर रहा है? टिंकर करने का मैंने आपको मतलब बता दिया कि किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, लेकिन आप नौ सीखिए होते हो, आप इतने स्किलफुल नहीं होते हो उस चीज़ को करने के लिए, ट्रेन नहीं होते हो। तो क्या सेंट्रल लिस्ट के साथ छेड़खानी की जा रही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। सब क्लासिफिकेशन करना किसी प्रेसिडेंशियल और सेंट्रल लिस्ट के अंदर, इसका मतलब टिंकरिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कास्ट को कह रहे हैं एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है,
ठीक है। स्टेट को सिर्फ प्रेफरेंस मिलेगी कि वो जो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट है ना, उनको एक प्रैग्मेटिक मैनर के अंदर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा उनको प्रेफरेंस दी जा रहेगी। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल मैनर के अंदर, यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा को देखकर ही वो उनके लिए प्रेफरेंस बना रहे हैं। अभी जजमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, कहीं ना कहीं इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आप लेके आते हो ना, ऐसी बात जजमेंट दे देते हो, बहुत सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत हद तक एंडोर्स करता है। एंडोर्स मतलब सराहना करना किसी चीज़ की, कि स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाना चाहिए। अब इस बात की सराहना करता है ये जजमेंट ने रिकॉर्ड किया है सिटीजन्स जो हैं उनको आप सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लगातार ट्रीट नहीं कर सकते टिल परपेचुअली, मतलब एंड टाइम तक आप बहुत लंबे समय तक आप उनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ट्रीट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे उसमें से ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऊपर उठा चुके होते हैं, अपलिफ्ट कर चुके होते हैं, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए, जैसे क्रीमी लेयर होता है उसके अंदर। इम्प्लीकेशंस क्या होती है मैंने आपको बताई देंगी। विच इन अ केस पावर ऑफ प्रेसिडेंट हु कैन इंक्लूड वेरियस बेंचेस मैंने आपको बता ही दिया था। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, ये होता है हमारा आर्टिकल 137, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने खुद के ही जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेक्टिंग मॉस्किटोज विद बैक्टीरियम वोल्बेचिया कर्ट्स डेंगू स्प्रेड इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत लोग इसको डेंगू बोलते हैं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो डेंगी ही है, डेंगी, GUE को डेंगी बोलते हैं, बट अगर लोग डेंगू बोल भी देते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। रिसेंटली एक स्टडी की गई थी जहाँ पर ये सजेस्ट किया गया था कि जो वोल्बेचिया मेथड है ना, इससे डेंगी फीवर का जो रिडक्शन है वो देखने को मिला है। डेंगी फीवर एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती है, ठीक है, और ये एक एंडेमिक डिजीज़ है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है। एक बार तीनों की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एपिडेमिक को पकड़ने की कोशिश करो। एपिडेमिक, ठीक है, इजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एपिडेमिक एक डिजीज़ होती है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन और पॉपुलेशन के अंदर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। ध्यान देना दोबारा से, एक डिजीज़ जो अफेक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन के अंदर। हालांकि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एपिडेमिक का मतलब ये हो गया है जो एक जगह के ऊपर लंबे समय तक रहती है। जैसे डेंगू की ही बात करते हैं, अफ्रीकन रीजन के अंदर बहुत लंबे समय से डेंगू है, इबोला जैसी डिजीज़ जो है, तो ये एपिडेमिक हो गया, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब हम बात करते हैं एंडेमिक की बात होती है कि समथिंग बिलोंग्स टू पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। कन्फ्यूज़ होंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा, मैं नीचे दोबारा और एक्सप्लेन करूँगा। पैंडेमिक की बात हो जाती है जब ये मल्टीपल कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स में चली जाती है। पैन वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, यहाँ पे ऑल होता है। जब हम बात करते हैं पैन इंडिया मूवमेंट, तो ऐसी मूवमेंट जो पूरे के पूरे इंडिया में स्प्रेड हो, तो पैंडेमिक वर्ड ये होता है। एक बार देख लेते हैं कि एपिडेमिक और पैंडेमिक दोनों में क्या डिफरेंस हो गया है। सिंपल तरीका इसको डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने का है कि एक एपिडेमिक जो है वो पैंडेमिक बन जाता है, यानी कि पी जो होता है पैंडेमिक में, उसका मतलब होता है पैंडेमिक के पास एक पासपोर्ट आ गया है। ये समझने का तरीका है, ठीक है। अब ये जो पैंडेमिक है ये एक एपिडेमिक ही है जो ट्रैवल कर सकता है। यहाँ आपकी कन्फ्यूज़न ज़्यादा अच्छे से दूर हो जाएगी एपिडेमिक और एंडेमिक की। तो डिफरेंस क्या होता है एपिडेमिक और एंडेमिक के अंदर? एपिडेमिक एक्टिवली स्प्रेड होती है, ठीक है। नए केसेस जो होते हैं डिजीज़ के वो सब्सटेंशियली एक्सीड करते हैं उससे जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है। मोर ब्रॉडली बात करें तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे ओपियोइड का जो एपिडेमिक है। एक एपिडेमिक ऑफन लोकलाइज होता है एक रीजन तक, लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उस रीजन के अंदर वो सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं किसी नॉर्मल एरिया से। फॉर एग्जांपल जो कोविड-19 था, पहले ये लिमिटेड था वुहान चाइना तक, तब ये एपिडेमिक था, लेकिन जब इसका जोग्राफिकल स्प्रेड हुआ तो ये पेंडेमिक बन गया, ये एपिडेमिक। जब हम बात करते हैं एंडेमिक की, तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ वगैरह का या फिर किसी पर्टिकुलर पैथोजन का एक कांस्टेंट प्रेजेंट होना, लगातार उसी जगह पे बने रहना एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर। जैसे कि जो मलेरिया है वो एंडेमिक है अफ्रीकन पार्ट्स के अंदर, आइस जो है ये एंडेमिक है एंटार्क्टिका को लेकर, ठीक है। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। तो आगे देखते हैं फिर ये मेथड क्या है, ठीक है। देखो
मोनाश यूनिवर्सिटी है ना ऑस्ट्रेलिया की, उनका है ये वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम। ये 2011 से इन्होंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वॉल्बैचिया क्या होता है, एक नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसको एडीज इजिप्टी जो हमारा मॉस्किटो होता है ना उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो वो डेंगू स्प्रेड करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जहाँ से उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है डेंगू की, वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के अंदर मोनाश यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, प्लस में इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ गजदा है, इन्होंने टेस्ट किया था इस मेथड को। एक 27 मंथ का ट्रायल चलाया था इन्होंने योग्यकर्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या पाया कि वो जो वॉल्बैचिया मेथड है ना, ये डेंगू की अकरेंस को और पॉपुलेशन को ट्रीट करने में 77% सक्सेसफुल है। काम कैसे करता है, वॉल्बैचिया बैक्टीरिया को एक मेथड के तहत हम लोग ईडीस इजिप्टी की पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है डेंगू को स्प्रेड करने के लिए। जो वॉल्बैचिया का इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, ये ब्रीडिंग करता है, मेटिंग करता है अपने वाइल्ड काउंटर पार्ट्स के साथ, तो जो परसेंटेज होती है ना मॉस्किटो कैरिंग जिसमें बैक्टीरिया होता है, ये ग्रो करने लगती है। अभी तक ये फुली तरीके से समझ में नहीं आया है कि जो वॉल्बैचिया बैक्टीरियम है ये इंटरफेयर कैसे करता है, जो डेंगू का ट्रांसमिशन होता है ना उसके साथ कैसे इंटरफेयर करके उसको रोक देता है, ये अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है। हालांकि एक थ्योरी ये ज़रूर है कि जो बैक्टीरियम है वो डेंगू वायरस को रेप्लिकेट करने से प्रिवेंट करता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। सॉरी, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि एंडेमिक है बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया। ऑल्दो यूजुअली इसमें रिजल्ट जो होता है माइल्ड इलनेस होती है, तो बहुत सारे डेंगू के इन्फेक्शंस होते हैं वो कभी कभी फेटल भी हो जाते हैं। फेटल मतलब डेथ कॉजिंग। वैसे तो बीमार रहते हो, फीवर होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो डेथ हो जाती है। WHO ने एस्टिमेट किया है, सजेस्ट किया है कि जो एनुअल इंसिडेंस होते हैं ना डेंगू इन्फेक्शंस की, वो 100 से 400 मिलियन होते हैं एवरी ईयर। तो विद इट्स ग्लोबल इंसिडेंस ग्रोइंग ड्रामेटिकली इन रिसेंट डेकेड्स, पिछले कुछ दशकों में ये जो इन्फेक्शन है ये कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। ये सब हो चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है GS पेपर 3 का, GST शॉर्टफॉल, यानी कि GST के अंदर फंड में थोड़ी सी टैक्स कलेक्शन में कमी पड़ रही है। ये टॉपिक आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी और उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट के ऊपर मैं घूम के वापस दोबारा आऊँगा, पहले मैं आप लोगों को नीचे से समझाता हुआ चलता हूँ। देखो हमारा GST जो है ये 2017 में आया था, ठीक है। उसी के साथ हमारा एक GST कंपनसेशन एक्ट भी आया था, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी उन स्टेट्स को कि अगर इनके पास GST के कारण किसी भी तरीके का रेवेन्यू के अंदर लॉस होगा, पहले 5 सालों में, कौन से 5 सालों में, जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ 2017 से लेकर 2022 तक, पहले 5 सालों में अगर GST के कलेक्शन में कारण इनका कोई रेवेन्यू में लॉस होगा तो सरकार सेस लगाकर, सिन और लग्जरी गुड्स के ऊपर सेस लगाकर इनके उस लॉस की कंपेंसेशन करेगी, भरपाई करेगी। सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स मैंने आप लोगों को, जो लोग डेली सुन रहे, बता दिया था। सिन गुड्स वो होते हैं जनरली जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे टोबैको हो गया, ठीक है, और सिगरेट्स वगैरह हो गए एंड अल्कोहल वगैरह हो गएंगे। इनके ऊपर सेस लगाया जाता है। सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा देना, एक पर्पज़ के लिए लगाता है, जैसे ही पर्पज़ अचीव हो जाता है उसको टैक्स सेस को हटा दिया जाता है। हालांकि इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण दोनों ही GST भी और जो सेस कलेक्शन भी है ये पिछले साल के मुकाबले इस बार कम आया है, जिसके कारण 40% गैप आ गया हमारा, ठीक है। स्टेट जो है उनको एक रेवेन्यू का गैप फेस करना पड़ रहा है। जो टोटल गैप है हमारे पास वो है 3 लाख करोड़ का इस साल का, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उन सबको जो टोटल कंपनसेशन वगैरह देना है वो 3 लाख करोड़ का देना है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है कोविड-19 के कारण, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नाम दिया है कि ये अनफोर्सीन एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि देखो अभी जो ये गैप आया है ना, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला, उन्होंने कहा कि देखो ये जो गैप आया इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट होने से आया है, ये पैंडमिक के कारण से आया है। इसमें GST कलेक्शन का कोई रोल नहीं था कि GST इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत नहीं आई। हम लोगों ने जो एक्ट बनाया था आपको कंपेंसेट करने का, वो एक्ट था कि जहाँ पर GST के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी वहाँ पर हम लोग आपको ये देंगे। लेकिन ये जो सिचुएशन आई है ये एक एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान का किया हुआ है ये पैंडमिक, इसके कारण ये पूरी की पूरी इकॉनमी में है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो इसको हम लोग जनरली कंपनसेशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या है ये। तो फिर कंपनसेशन सेस क्या होता है।
मॉडलिटीज़ होती है कंपनसेशन से जो सेस की, इनको स्पेसिफाई किया था हम लोगों ने जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017 के अंदर। यहाँ पर एक्ट में एज्यूम किया गया था कि जो जीएसटी रिवेन्यू है हर एक स्टेट का, मतलब जब ये एक्ट आया था जीएसटी का, तब हमने एज्यूम किया था हर एक स्टेट का जीएसटी रिवेन्यू 14% तक ग्रो करेगा, ठीक है। और कौन सा 14%, उसके लिए बेस ईयर कह लेंगे जो 2015-16 का था, ठीक है। एक जो स्टेट है उसका जो कलेक्टेड टैक्स होगा लेस देन दिस अमाउंट इन एनी ईयर, अगर किसी भी गवर्नमेंट का जो कलेक्टेड टैक्स है वो इस ईयर से कम होगा, ठीक है ना, तो उसकी कंपेंसेशन दिया जाएगा, उसको सरकार जो है वो पैसा देगी, वो पेड किया जाएगा 2 मंथ्स के बेस के ऊपर, प्रोविजनल अकाउंट्स ये सब समझना नहीं है। उन्होंने इस स्कीम को 5 साल के लिए ओपन रखा, ठीक है। कंपेंसेशन का सेस फंड क्रिएट किया गया, ठीक है, जहाँ से स्टेट्स को पेमेंट की जाएगी अगर उनमें कोई भी शॉर्टफॉल होती है। एडिशनल सेस इम्पोज कर देंगे सर्टेन आइटम्स के ऊपर, ठीक है, ताकि इस कंपेंसेशन को पे किया जाए। ये आइटम्स कौन से होंगे? पान मसाला, सिगरेट, टबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, कैफिनेटेड बेवरेज, कोल, सर्टेन पैसेंजर मोटर व्हीकल्स वगैरह, ठीक है। जीएसटी एक्ट जो एक्ट ने बताया कि जो सेस कलेक्ट किया जाएगा या फिर कोई और अमाउंट होगा, इसको रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जो इस फंड में ऐड हो जाएगा। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, समझने वाली बात ये है कि मोस्ट जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि एक्चुअल में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा ना वो नेगेटिव होगा इस साल के अंदर, और जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो लास्ट ईयर के लेवल तक आके क्लोज होगी, ठीक है। एज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये they are levied on the nominal value of the transactions. This is likely to result in a significant shortfall for the states from the assured tax collection. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये किसी भी ट्रांजैक्शन की नॉमिनल वैल्यू के ऊपर लगाए जाते हैं, तो जिसमें डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा जो भी हमारा एश्योर्ड टैक्स कलेक्शन होता है उसके अंदर। की सोर्स जो है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि हम लोगों ने बोला है कि 2017 एक्ट के अंदर हम लोगों ने गारंटी दे दी थी, सरकार ने गारंटी दे दी थी स्टेट्स को कि जो टैक्स ग्रोथ होगी वो आपकी 14% तो होनी ही होनी है, जो कि इस साल लेकिन अनअचीवेबल हो गई है, ठीक है ना। लेकिन इस पैंडमिक को तो पहले किसी ने भी नहीं देखा था ना कि इसका भाई क्या होगा इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर। तो अब ये जो 14% का जो टारगेट है ना ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहा है स्टार्ट करने के लिए। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, यानी कि संवैधानिक रूप से बंध गई है कि इनको स्टेट्स को कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा जो भी इनका लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा 5 साल के लिए। तो बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। देखो वो जो कंटेक्स्ट था ना ऊपर का वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ये कंटेक्स्ट जो है ना ऊपर का बिल्कुल ये पेंडिंग अभी सेक्शन में आपको बताऊँगा। मैं नीचे का इसलिए समझा रहा हूँ आपको समझने में आसानी होगी अभी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कंपेंसेट करने के लिए। सेवरल पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं इस इशू के? वो ये कह रहे हैं कि या तो सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे, ठीक है, जो गारंटी पीरियड था उसको 5 साल की जगह रिड्यूस करके 3 साल कर दे, ठीक ना। लेकिन ये करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि स्टेट जो है इन्होंने बहुत रिलेक्टेंट होकर इस प्रपोजल को एग्री किया था। तो अब जो होंगे अपने प्रॉमिस करने के बाद अगर आप अपने वादे से पीछे हट रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कंट्री का जो है वो ट्रस्ट हट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे रहे हो। प्लस में या तो ये कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शॉर्टफॉल को अपने खुद के रेवेन्यू से फुलफिल कर सकती है, ठीक है। तो स्टेट्स इस बारे में बहुत खुश हो जाएंगे इस प्रपोजल को लेकर। हाँ, हालांकि जो सेंटर के फाइनेंसेस है ना ये खुद के टैक्स कलेक्शन के अंदर ये और भी ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है कि वो अपने रेवेन्यू से इस पैसे को स्टेट्स को दे दें। दूसरी चीज़ ये होती है कि सेंटर जो है बोरो कर सकती है सेस फंड के बिहाफ के ऊपर, ठीक है ना। अब सेस फंड के बिहाफ वाले पार्ट को थोड़ा सा याद रखना, ये ऊपर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो टेन्योर होगा इस सेस का इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 ईयर से ज़्यादा, कि जब तक जो सेस कलेक्ट होगा वो सफिशिएंट है इस पूरे के पूरे कर्जे को पे करने के लिए और जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उसको पे करने के लिए। या फिर सेंटर जो है ये कन्विंस कर सकती है स्टेट्स को कि देखो 14% जो ग्रोथ का टारगेट था ये तो अनरियलिस्टिक हो गया है, ठीक है ना। ये टारगेट है, ये लिंक है हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ। अगर सेंटर नेगोशिएट कर सकती है स्टेट्स के साथ एक जीएसटी काउंसिल के साथ इस चीज़ को रीसेट करने के लिए जो कि एश्योर्ड टैक्स लेवल है, तो एक बिल ला सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर 2017 के एक्ट को अमेंड करने के लिए। अब ये देखो, अब ऊपर चलते हैं। शॉर्टफॉल कैसे दिखा रखा है इन्होंने, यॉर्निंग डेफिसिट नहीं, यहाँ से समझ में नहीं आएगा, यहीं से देखते हैं। देखो 3 लाख करोड़ बताया था टोटल, ठीक है। 3 लाख करोड़ में से 65,000 करोड़, ठीक है, 3 लाख करोड़ में से 65,000 करोड़ जो है वो तो सरकार ने कहा कि ठीक है आपका जो सेस कलेक्शन हुआ है उससे आपको आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। बच गया जो अमाउंट है वो है 2.35 लाख करोड़। ठीक है, तो सरकार क्या बोलना चाह रही है, सरकार ने कुछ एस्टिमेशन लिया इस 2.35 लाख करोड़ का। उसमें से सरकार ने कहा कि देखो पैंडमिक के कारण जो लॉस हुआ है ना वो तो 1.38 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है, ऐसा कुछ अमाउंट उन्होंने बताया है कि जो पैंडमिक के कारण जो लॉस हुआ है वो इतना हुआ है। अगर मैं 2.35 में से उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ये 1.38 निकाल देते हैं, ठीक है, तो तकरीबन उन्होंने कहा कि कुछ 97,000 के आसपास का पैसा बनेगा। ये हम आपको दे सकते हैं, ये जीएसटी में हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये आप ले सकते हो, हम लोग आरबीआई का विंडो आपके लिए ओपन कर देंगे जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, बहुत ही रीज़नेबल लो रेट के ऊपर हम लोग आपको ये 97,000 करोड़ दे देंगे। दूसरा ऑप्शन सरकार ने ये दिया कि आप पूरा का पूरा जो 2.35 लाख करोड़ है, 3 लाख था ना, 3 लाख में से 65,000 चला गया, कितना बच गया 2.35 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई हमारा पैंडमिक के कारण लॉस कितना हो गया 1.38 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो सरकार बोल रही है कि देखो भाई ये या तो आप पूरा का पूरा 2.35 ले लो, ठीक है ना, इसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सेस फंड के तहत करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्टेट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2.35 में से 97,000 करोड़ हम आपको दे सकते हैं, आरबीआई के अंदर एक विंडो क्रिएट कर देंगे आपके लिए। ये पूरा का पूरा मुद्दा है, इसलिए मैंने आपको कंटेक्स्ट जो है लास्ट में आके समझाया। ओके, इसमें क्वेश्चंस थे ही नहीं। बीटी ब्रिंजल, ठीक है, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस एट्सेट्रा। कंटेक्स्ट क्या है, पहले तो मैटर जीएम क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। जीएम क्रॉप क्या होती है? जीएम के वर्ड का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। आप किसी चीज़ के जीन्स को अल्टर करके उसको मॉडिफाई कर देते हो। तो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है जहाँ पर हम लोग जेनेटिक मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल, एक जो जीएम क्रॉप होती है उसमें एक जीन होता है जिसको आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है एक प्लांट का एक्वायर किया जाता है पॉलिनेशन के तहत। रिजल्टिंग को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऑल्दो रियलिटी में जो क्रॉप्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही हैंगी, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल वाइट स्टेट होता है उसका हम डोमेस्टिकेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो ही जाती है। इस चीज़ को इंडिया के अंदर किसी भी क्रॉप को अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसका इंडिया में लीगल प्रोविज़न क्या है? इंडिया के अंदर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही आती हैगी। ये उसकी एपेक्स बॉडी है, एपेक्स मतलब हाईएस्ट बॉडी हैगी। अब जैसे एपेक्स कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, उसी तरीके से किसी भी तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होती हैगी तो उसके लिए हमारे पास एक अप्रेजल कमेटी है। ओके, ये अलाउ करती है कि इस तरह की क्रॉप का आपको कमर्शलाइजेशन करना है या नहीं। कमर्शलाइजेशन मतलब हो गया ट्रेडिंग वगैरह करनी है या नहीं। अगर आप किसी भी अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के वेरिएंट को अनअप्रूव को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है, 1 साल तक का आपको फाइन लग सकता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आएगा, ये गलती से शायद टाइप हो गया होगा इन लोगों से, 1986 आएगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना 1986 का है। इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही क्रॉप है, बीटी कॉटन, ठीक है, जिसका कमर्शियल सेल अलाउ किया गया है GEAC के द्वारा। उसके अलावा कोई और अभी तक अलाउ नहीं की गई है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया है बीटी ब्रिंजल के रिगार्डिंग। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने GEAC का एक मूव था कि जहाँ पर उन्होंने ग्रीन लाइट दी थी जो बायो सेफ्टी रिसर्च लेवल 2 है फील्ड ट्रायल्स का इवेंट 142 को, जो कि एक नई वैरायटी है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की, जिसको ब्रिटी ब्रिंजल बोलते हैं। तो एक्सपर्ट ने इनके इस मूव को स्लैम किया है, यानी कि इसके अगेंस्ट कुछ कहा है। मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि जो नई वैरायटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की, ये इसको बहुत ही क्वाइटली इसको अप्रूवल दिया गया है। कोई भी इसका डेटा तो था पब्लिक डोमेन में रखा नहीं गया था। जो वैरायटी है इसका अप्रूवल मिला है, ये इसके सेकंड सीज़न के जो बायो सेफ्टी रिसर्च लेवल 2 है और जो उसकी बायो सेफ्टी रिपोर्ट थी इसके आउट होने से पहले ही इसको अप्रूवल दे दिया गया है। इसके कारण क्या हो गया है कि जो क्रॉप डेवलपर्स और एप्लीकेंट्स हैं ना, उनको इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए परमिशन मिल गई है, वो परमिशन लेना उन्होंने स्टार्ट कर दी है।
तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस मैनर के अंदर कि व्हेन इट केम्स टू रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द बायोसेफ्टी ऑफ दिस वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना कि भाई इसका कोई प्रॉपर यूज़ हो सकता है मार्केट में। नहीं, देखो जनरली हम लोग ये जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तो आपने 1-2 साल का ट्रायल ले लिया, लेकिन 15 साल बाद, क्योंकि जीन मॉडिफाई किया है ना आपने, 15 साल बाद इसका क्या किसी की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो जाए, सोसाइटी के पॉपुलेशन के, वो पता नहीं होता। इसलिए इसके सेफ्टी के लंबे ट्रायल चलते हैं। जब तक 100% एश्योर नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर फार्मर्स जो हैं इनको क्यों रूटिंग कर रहे हैं जीएम क्रॉप्स की, यानी कि इनको क्यों ग्रो कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत फ़ायदा होता है इनको। अभी आप जीन को जब ऑल्टर कर रहे हो तो मतलब आप कर क्या रहे हो, आप जीन में कुछ ऐसी चेंजेस कर रहे हो कि ताकि वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स है ना, इन सब के अगेंस्ट वो रेडी हो जाए। तो जब हम लोगों ने बीटी कॉटन की बात की थी तो कुछ पिंक वॉर्म करके कुछ होते हैं उन कॉटन के ऊपर जो लग जाते हैं। जो बीटी कॉटन है ना उसमें वो पिंक वॉर्म लगता नहीं है, तो फार्मर के पास उसकी जो क्रॉप है ख़राब नहीं होती है, जिसके कारण उसको पेस्टिसाइड वगैरह के अंदर पैसा उसका बच जाता है। कंसर्न क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट ने यही बताया कि भाई इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है ना वो क्या हो सकता है, इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मे बी लॉन्ग टर्म के अंदर ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो, अभी बेशक से हार्मफुल ना हो रहा हो। GEAC का एस्टेब्लिशमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, बीटी क्रॉप्स अलाउड इन इंडिया। अलाउड में तो सिर्फ बीटी कॉटन ही है। और क्या GEAC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ बिल्कुल, GEAC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट वगैरह देख लेते हैं। GEAC जो है ये इंडिया की एपेक्स बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बॉडी है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इसके, इसलिए ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, उसके अंदर एक और ही एक्ट आता है 1989 का। तब हम लोगों ने इसको फॉर्म किया था जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी ने। पहले इसका नाम हुआ करता जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। 2010 में इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने अप्रेजल कमेटी कर दिया था। 1989 का जो रूल था, ये बड़ा सा नाम है इसका, रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग हजार्डियस और सेल्स। लंबा सा रूल है, इसके अंदर इसका हमने बनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। काम क्या होता है? रेगुलेट करना किस चीज़ को, यूज़ ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स जो इंडिया में होते हैं। फंक्शन, एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो फंक्शन है कि जो भी अप्रेजल की होती हैं एक्टिविटीज़ वगैरह, ठीक है, जहाँ पर लार्ज स्केल यूज़ करते हैं हजार्डियस माइक्रोब्स वगैरह का, रिकॉम्बिनेंट्स का रिसर्च वगैरह में, इंडस्ट्री में, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये। ठीक है, और बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की लिविंग वगैरह को कंसिडर करना है, प्यूनिटिव एक्शन क्या लेना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ मैंडेट्स निकालना है, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कंपटीशन देख लो, इसको चेयर करते हैं एक स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से होते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, जो इसको को चेयर करते हैं। इसके बाद बाकी अदर मेंबर्स होते हैं जो हर महीना मीटिंग करते हैं, हर महीना रिव्यू करते हैं एप्लीकेशंस को कमेटी के डोमेन के अंदर। ठीक है, मेंबर्स के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं बाकी मिनिस्ट्रीज से भी और इंस्टीट्यूशन से, जैसे ICAR, ICMR, CCMB एट्सेट्रा।